दोस्तों, हर पति पत्नी का एक सपना होता है कि उनके दो बच्चे हों, एक बेटा हो एक बेटी हो। और अगर बेटा बड़ा हो तो फिर क्या कहना। तो ऐसे एक पति पत्नी थे जो कि दो बच्चे पैदा करते हैं। पहले बेटा होता है, बाद में एक बेटी होती है और उसके बाद उनकी फैमिली पूरी हो जाती है, सुखी सुखी अपना जीवन बिताने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जब काफ़ी साल बीत जाते हैं तो एक दिन उन्हें पता चलता है कि जिसे आज तक वो बेटा समझ रहे थे, हालांकि वो था लड़का, लेकिन वो सारी हरकतें लड़कियों वाली करता था। और आगे चलकर वो लड़का से लड़की बनने के लिए क्या क्या करता है दोस्तों, यहाँ तक कि वो अपना सर्जरी भी करवा लेता है और सर्जरी करवाने के बाद पूरी तरह लड़की बन जाता है। और दोस्तों, फिर उसके आगे पीछे लड़कों की लाइन लग जाती है। दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा और आपका रिश्ता और भी मजबूत बन जाए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की। एक व्यक्ति जिनका नाम रमेश होता है, उनकी एक बहन थी जिसका नाम गुड्डी देवी होता है। गुड्डी देवी जब बड़ी हुई तो रमेश जी उसकी शादी एक वीरेंद्र नाम के व्यक्ति के साथ कर देते हैं और उसके बाद रमेश जी खुद अपनी भी शादी कर लेते हैं। तो गुड्डी और वीरेंद्र जब शादी के एक आध साल बीत जाते हैं तो उनके घर एक बेटा पैदा होता है। बेटा बहुत सुंदर था, इसीलिए उसका नाम ध्रुव तारे के नाम पर ध्रुव रखते हैं। और बाद में एक दो साल बाद फिर उनके घर में एक बेटी पैदा होती है। बेटी भी बहुत सुंदर थी, तो इसीलिए उसका नाम वो चांदनी रखते हैं। गुड्डी और वीरेंद्र का जो परिवार था वो पूरा हो जाता है, उन दोनों की फैमिली कंप्लीट हो जाती है। और इधर जो रमेश जी थे, उनके भी एक के बाद एक चार बच्चे होते हैं, दो बेटा और दो बेटी। चौथा जो होता है एक बेटा होता है। और उसी बेटे की पैदाइश में जो गुड्डी थी वो अपने भाई के यहाँ गई हुई थी। उसके बाद वो जब देखती है कि बेटा पैदा हुआ है तो दोस्तों अपना सर पकड़ लेती है और भाई के सामने वो फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि भैया, ये जो तुम्हारा बेटा है इसको तुम मुझे दे दो, क्योंकि मेरी किस्मत तो फूट चुकी है। रमेश जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तू कहना क्या चाहती है, क्या बात है। तो वो कहती है कि मेरे दो बच्चे हैं, एक ध्रुव है एक चांदनी है। लेकिन जो ध्रुव है, जो मेरा बेटा है, उस समय वो 12-13 साल का हो चुका था। कहती कि वो हमेशा कहता है कि मुझे लड़की बनना है, लड़की बनने के लिए तैयार रहता है, धमकी देता है कि एक दिन मैं सर्जरी करवा लूँगा। और इस तरीके से वो लड़कियों के कपड़े पहनता है, ऑर्केस्ट्रा में नाचता है, डांस करता है। तो अब वो तो लड़की बन जाएगा, मेरी एक और बेटी चांदनी है, फिर मेरा खानदान कैसे चलेगा। तो तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपना बेटा समझकर पालूंगी, इसकी परवरिश करूंगी और मेरे जो परिवार की कमी है वो पूरी हो जाएगी। अब रमेश जी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा और अगर तू ले भी जाना चाहती है तो अभी तो ले नहीं जाएगी, अभी तो ये 2-4 दिन का है, कम से कम 4 महीने साल भर का हो जाने दे। और तब क्या पता जो ध्रुव है अपना इरादा बदल दे, उसको समझा, हम लोग समझाएंगे। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर तू मेरे बेटे को ले जाना। दोस्तों, उस बेटे का नाम देव रखा जाता है। अब दोस्तों, वो सारे लोग मिलकर ध्रुव को समझाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपना नाम ध्रुव से बदलकर काजल रख लेता है। पार्टी में नाचता है, डांस करता है, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में जाने लगता है, लड़कियों के कपड़े पहनने लगता है। ऐसे ऐसे उसके ऊपर किसी के बातों का असर नहीं हुआ। एक साल बीत जाता है और फिर गुड्डी देवी अपने भाई से कहती कि भैया, उसको तो समझा के सारे लोग हार गए, थक गए, अब जो है इसको आप मुझे दे दो, मैं इसको गोद ले लेती हूँ। और उसके बाद दोस्तों, गोद लेने देने की जो प्रक्रिया होती है वो कानूनी रूप से पूरी की जाती है। जो देव था 1 साल का होता है, उसको जो है रमेश जी अपनी बहन के गोद में रख देते हैं। कहते हैं बहन जा, आज से ये जो मेरा बेटा है वो तेरा हुआ, अब तू ही इसकी जिम्मेदारी ले। दोस्तों, उसके बाद वो खुशी खुशी उसको लेकर अपने घर चली जाती है और उसको बहुत अच्छे से उसकी परवरिश करती है, अपने बेटे की तरह परवरिश करती है। वैसे भी वो उनका भतीजा ही था, भतीजा वैसे ही हर बुआ का राज दुलारा होता है, और वो भतीजे से बेटा बन गया था तो उसे और भी प्यार दुलार से पालती है। और इधर जो है काजल जो थी, यानी कि जो ध्रुव था उर्फ काजल, ये बिल्कुल फ्री हो जाता है। इसको परिवार वाले फ्री कर देते हैं, कहते हैं अब जा, तेरी जो मर्जी वो तू कर। और उसके बाद दोस्तों, वो जब एकदम से फ्री हो जाता है तो दूर दूर जाने लगता है डांस करने के लिए। लेकिन परिवार की बदनामी हो रही थी, उसकी भी बदनामी हो रही थी, तो वो अपना समाज ही बदल देता है। वो घर छोड़ देता है, वो गांव छोड़ देता है और फिर उसके बाद वो कानपुर चला जाता है। कानपुर वो किन्नर के साथ रहने लगता है। और उसके बाद वो शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी, नैन नक्श उसके अच्छे थे, लड़कियों वाले हाव भाव थे। तो दोस्तों, इधर उधर जब पैसे कमाता है, कुछ पैसे कमा लेता है, अब लोग उसे जो है किन्नर कहकर बुलाते थे। लेकिन काजल को ये जरा भी पसंद नहीं था कि कोई उसे काजल किन्नर कहे। इसीलिए जब उसके पास पैसे हो जाते हैं तो दोस्तों वो मुंबई जाती है, वहाँ पर 3.5 लाख रुपए खर्च करके अच्छे डॉक्टर से अपना जो है वो सर्जरी करवाती है। चेहरे से लेकर नीचे तक हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सर्जरी करवा लेती है।
नए नुस्खे उसके काफ़ी अच्छे कर दिए जाते हैं और एक बहुत ही सुंदर लड़की की तरह दिखने लगती है। जब वो बहुत सुंदर लड़की की तरह दिखने लगती है तो जाहिर सी बात है कि जो लड़के थे वो भी उसके आगे पीछे डोलने लगते हैं, उस पर जो है वो मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। तो एक लड़का जिसका नाम आलोक होता है वो जो है काजल के करीब आता है, काजल भी उसको चाहने लगती है और उसके बाद कुछ दिन तक इन दोनों का रिश्ता बरकरार रहा। कानपुर में ये दोनों रहने लगे। इस बीच जो काजल थी वो इतना पैसा कमाने लगी क्योंकि उसका जो प्रोग्राम था कभी मुंबई, कभी कोलकाता, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी दिल्ली, हर जगह होता रहता था। खूब पैसे वो कमाती थी और उन पैसों से अपने परिवार की भी वो आर्थिक मदद कर दिया करती थी। उसकी जो माँ थी गुड्डी देवी, उनसे वो हमेशा बात करती रहती थी। अब धीरे धीरे जो काजल थी उसका सिक्का जम गया, उसने आलोक को छोड़ दिया और उसके बाद एक और लड़का जिसका नाम आकाश होता है उसके संपर्क में आ गई। अब दोस्तों जब काजल के साथ आकाश आ गया तो काजल इतना कमाती थी कि कानपुर में ही एक जगह वो ज़मीन लेने वाली थी और उसके लिए उसने 5 लाख बतौर बयाने के रूप में दे दिया था। आकाश के साथ मिलकर वो ज़मीन ले रही थी, यानी कि इतने पैसे कमा रही थी। तभी उसने सोचा कि जो उसका भाई है, जो देव है, जो कि अब 5वीं में पढ़ रहा था, जिसे अब उसकी माँ ने गोद लिया था उसी के चलते, तो उसने सोचा चलो क्यों ना, क्योंकि मेरी ही वजह से उस घर में आया है तो क्यों ना उसको मैं अच्छे से पढ़ा दूँ, लिखा दूँ। तो इसीलिए एक दिन वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मी ऐसा है कि जो देव है उसको तो मेरे पास भेज दे कानपुर, और मैं उसका एक अच्छे स्कूल में नाम लिखवा दूंगी। वो 6ठी में पहुंचने वाला था तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, यहाँ तक तो 5वीं में पढ़ लिया है, तू ले जा इसको अपने पास। और दोस्तों उसके बाद जब वो देव को ले आती है तो फिर एक नया कमरा किराए पर लेती है। एक रिटायर फौजी होते हैं, उनके मकान में एक कमरा वो किराए पर लेती है, क्योंकि इस मकान के दूसरे कमरे में एक और किन्नर जिसका नाम देविका रानी होता है वो रहती थी। अब दोस्तों एक कमरे में देविका रह रही थी, एक कमरे में काजल और उसका जो प्रेमी आकाश था वो रहने लगते हैं। और साथ ही में जो देव था वो पढ़ने के लिए आया था, उसका गोद लिया हुआ भाई था वो रहता है। अपने भाई का एक अच्छे स्कूल में वो नाम लिखवा देती है, वो स्कूल आने जाने लगता है, सारा कुछ सही से चल रहा था। लेकिन इस बीच में जो देविका थी, जो कि दूसरे कमरे में एक दूसरी किन्नर थी, उसका एक शादीशुदा मर्द जिसका नाम हेमराज होता है, उससे उसकी नज़दीकियाँ थीं या उसका रिश्ता था, जो भी कहें। लेकिन ये बात जो है हेमराज जो कि शादीशुदा था उसकी पत्नी को मंजूर नहीं थी। वो हमेशा हेमराज से लड़ाई झगड़ा करती थी कि तुम जो है वो देविका से दूर रहो। तो वो अपनी पत्नी को दिखाने के लिए देविका से तो दूर हो जाता है, लेकिन उसी के कमरे के बगल में रह रही काजल के नज़दीक वो आ जाता है। जब वो काजल से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है तो ये बात जो है आकाश जो था, जो कि ऑलरेडी उसका प्रेमी था, उसके साथ रह रहा था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इन दोनों में तकरार होने लगती है। इस बीच काजल ने अपनी माँ को फ़ोन किया कि मम्मी ऐसा है कि मुझे एक प्रोग्राम के सिलसिले में मुंबई जाना है। वहाँ पर मुंबई में उसके पिताजी भी रहते थे, वहीं पर काम करते थे। तो काजल ने कहा कि मुझे जाना है, तो एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल और तुझे जो है मुंबई घुमा दूंगी, और जो देव है उसकी भी छुट्टी करा कर कुछ दिन के लिए वो भी हमारे साथ मुंबई चलेगा, तो वहाँ पर हम लोग घूमेंगे। तो काजल की मम्मी ने कहा कि ठीक है, और उसके बाद जब प्रोग्राम होगा तो हम लोग चलेंगे। अब दोस्तों इसी सब की तैयारी चल रही थी। रोज़ जो है लगभग गुड्डी देवी और काजल यानी कि माँ बेटी की बात होती रहती थी, लेकिन 3-4 दिन हो गए वो फ़ोन लगा रही थी, लेकिन जो काजल थी वो फ़ोन उसका लग ही नहीं रहा था। वो सोचने लगी कि ऐसी क्या बात हो गई कि उसका फ़ोन जो है वो बंद आ रहा है। वो बहुत सोच विचार कर वहाँ से मैनपुरी से फिर कानपुर के लिए आती है। कानपुर में जहाँ वो कमरा किराए पर लेकर रहती थी वहाँ पर आती है तो देखती है कि उसमें जिस कमरे में वो रहती थी वहाँ पर बाहर से ताला लगा हुआ है। उसके बाद वो इधर उधर पूछती है तो उस मकान का एक केयर टेकर होता है जो कि देखभाल करता था, जिसका नाम पप्पू था। वो उससे कहती कि ऐसा है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा ये दोनों इसी कमरे में रहते थे, ताला लगा हुआ है, वो लोग कहाँ गए। अब दोस्तों इस बीच में जो वो देव था उसको भी काजल ने एक फ़ोन दिलवा दिया था, लेकिन उसका नंबर गुड्डी देवी के पास था नहीं, उसका नंबर जो है पप्पू के पास था। उसने कहा कि ये एक और नंबर है, इस पर कॉल करो। दोस्तों जब उस पर कॉल करती है तो फ़ोन जो है वो उसी कमरे के अंदर बज रहा था, घंटी बज रही थी, लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ था। उसके बाद फिर जो पप्पू था वो डुप्लीकेट उसके पास चाबी थी उस रूम की, वो ताला खोलता है और उसके बाद दोस्तों जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर अंदर से तेज़ बदबू आती है। वो लोग पीछे हट जाते हैं और उसके बाद जो गुड्डी देवी थी वो तो समझ जाती है कि अंदर कुछ अनहोनी हुई है। वो वहीं पर रोने लगती है। फिलहाल जो पप्पू था वो पुलिस को बुलाता है और कानपुर के हनुमंत विहार थाने की पुलिस आती है। और उसके बाद दोस्तों जब अंदर जाते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर उनका भी कलेजा कांप जाता है, क्योंकि जो बेड था, डबल बेड के बॉक्स में जो काजल थी वो वहीं पड़ी हुई थी और जो देव था वो बेड के नीचे पड़ा हुआ था।
दोस्तों इन दोनों की हत्या करीब 4 दिन पहले कर दी गई थी। उसके बाद फॉरेंसिक टीम आती है और इन दोनों लाशों को उठाकर ले जाती है, मोर्चरी में लेकर जाती है। फिर जो उसकी माँ थी और जो पास पड़ोस के लोग थे या फिर जो देविका रानी बगल के कमरे में थी, वो तीनों लोगों का नाम लिखवाती है। एक आलोक, दूसरा आकाश शर्मा और तीसरा जो था वो वही उसका जो प्रेमी था हेमराज। इन तीनों का नाम लिखवाती है। पुलिस छानबीन में लग जाती है। इनका पता नहीं चलता कि ये लोग कहाँ गए। अब दोस्तों पुलिस छानबीन कर ही रही थी, इधर इन लोगों का पोस्टमार्टम होता है और इन दोनों बॉडी को लेकर आया जाता है और मैनपुरी में वहाँ पर इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब पुलिस छानबीन कर रही थी, तभी उन्हें एक सूचना मिलती है कि मध्य प्रदेश के सतना में एक होटल के कमरे में आकाश जो है वो लटका हुआ पाया गया। उसने अपनी जान दे दी है और उसने कागज़ के टुकड़े पर जो भी कुछ लिखा है कि इन दोनों हत्याओं का जिम्मेदार मैं हूं। अब दोस्तों उसने जो लिख रखा था उसके अनुसार ये करीब 7 अगस्त की बात थी, जब सुबह 10 बजे जो आकाश था वो काजल के कमरे पर आता है। उस समय जो देव था वो नहीं था, स्कूल गया हुआ था। ये दोनों बैठकर खाते हैं पीते हैं, क्योंकि वहाँ पर शराब की बोतलें और खाली गिलास ये सब मिलती है। उसके बाद इन दोनों में कहा सुनी हुई या क्या हुआ और उसके बाद उसने जो है काजल की हत्या कर दी और लाश को बेड के बॉक्स में डाल दिया। फिर 4 बजे के करीब जब देव पढ़कर स्कूल से आता है तो दोस्तों आते ही उसने उसका भी वही काम किया और उसके बाद वो वहाँ से ताला मार कर फरार हो जाता है। लेकिन जब पुलिस ढूंढती है और ये मामला वायरल होता है कि 3 लोगों का नाम लिखवाया गया है जिसमें एक आकाश का भी नाम है, तो घबरा जाता है। सोचता है कि शायद ये जो है मुझे पकड़ लेंगे। और जो उसने कारण मारने का लिखा था वो बोला कि मुझसे हमेशा पैसे मांगती थी, जो प्लाट हम ले रहे थे उसके लिए परेशान करती थी। मैं इसको छोड़कर जाना चाहता था लेकिन ये मुझे जाने नहीं देना चाह रही थी, तो इसीलिए मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए और इन दोनों को मारा है। लेकिन अब मेरा भी बचना नामुमकिन है, तो इसीलिए मैं भी जो है दोस्तों उसके बाद वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। और उसके बाद जब पुलिस आती है सारा कुछ वहाँ उसको बरामद करती है, उसकी लाश को वहाँ से कब्जे में लेती है। फिर जाकर इस मामले का खुलासा होता है। एक दुखद अंत काजल किन्नर का और साथ ही में उसके भाई का हो जाता है। तो दोस्तों यही रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।